हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए सेकेंड ईयर की अपनी क्लास में हम ब्रिटेन के सम्राट की वास्तविक स्थिति का वर्णन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन का सम्राट क्या स्थिति रखता है। कल हमने राजा और राजमुकुट के बारे में पढ़ा था। राजा किसको कहते हैं, राजमुकुट किसको कहते हैं, राजमुकुट की शक्तियाँ कौन सी हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश राज व्यवस्था में ब्रिटेन के सम्राट की क्या स्थिति है। वर्तमान जो है महारानी वो है एलिजाबेथ द्वितीय, जो 1952 से लेकर आज तक ब्रिटेन की महारानी बनी हुई है। ब्रिटेन का सम्राट जो है वो वंशानुगत आधार पर होता है। भारत के राष्ट्रपति की तरह उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के सम्राट की वास्तविक स्थिति। इस संबंध में दो तीन मुख्य कथन है। नंबर 1 कथन है, सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं। दूसरी बात, सम्राट कोई गलती नहीं करता। तीसरी बात, सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। चौथी बात, राजा के विशेषाधिकार। पांचवी बात, सम्राट स्वर्णिम शून्य है। इन पांचों बातों के आधार पर हम क्या करेंगे, ब्रिटेन के सम्राट की वास्तविक स्थिति का वर्णन करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिटेन के सम्राट की वास्तविक स्थिति। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका है सम्राट, सारा शासन सम्राट के नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल उपयोग लेता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के सम्राट के पास में कुछ भी अधिकार नहीं है। यूँ देखने से तो सैद्धांतिक तौर पर वो निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक दिखाई देता है, क्योंकि सारी शक्तियां उसके हाथ में है। वो जिस राजमुकुट को सर पर धारण करता है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का प्रतिबिंब होता है। वो वंशानुगत आधार पर निर्वाचित होता है, वंशानुगत आधार पर अपने पद पर आसीन होता है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रिटेन में क्या स्थान रखता है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा अतीत को देखना चाहिए यहाँ पर कि अतीत काल में राजा जो था वो शक्तिशाली हुआ करता था, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता किया करता था, वह न्याय का भी स्रोत हुआ करता था, कानूनों का स्रोत हुआ करता था। लेकिन हमने देखा कि 1688 ईस्वी में जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो उसके बाद में राजा की शक्तियाँ जो थी वो किसके पास चली गई, संसद के पास में चली गई। और हमने ये भी देखा हैनोवर वंश के काल में जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय जो शासक हुए उनको ब्रिटेन की राजनीति में विश्वास नहीं था और उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो मंत्रिमंडल की बैठकों की उन्होंने अध्यक्षता करना बंद कर दिया। जिसके बाद एक वरिष्ठ व्यक्ति ने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की, जिसको कि प्रधानमंत्री कहा गया। तो ऐसे करके हम ये पाते हैं कि आरंभ में जो सम्राट शक्तिशाली हुआ करता था, धीरे धीरे उसकी शक्तियां कैबिनेट के विकास के साथ साथ कम होती चली गई। और हम ये कह सकते हैं कि जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई तब शासक ने स्वयं अपनी इच्छा से अपनी शक्तियों को संसद को दे दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर परंपराओं वाले देश में अगर राजा जन इच्छा का सम्मान नहीं करता है और स्वेच्छा से अपनी शक्तियों को समर्पित नहीं करता संसद को, तो फिर राजा के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतर सकती है। लेकिन ब्रिटेन के इतिहास में हमने कहीं नहीं देखा कि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हुई हो कि राजा का जनता ने सम्मान ना किया हो। तो सैद्धांतिक तौर पर तो वो हमें शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में वो शक्तिशाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी शक्तियों का प्रयोग उसके प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि उसके पास में जो विशेषाधिकार है, जैसे क्षमादान करने की बात आती है, तो उस संबंध में भी वो गृह मंत्री से क्या करता है, परामर्श लेता है। अगर गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास है तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री की इच्छाओं का वो सम्मान करता है। वो मंत्रियों को जो चेतावनी देता है, जो उनको परामर्श देता है, उन चेतावनियों और परामर्श को मानना न मानना मंत्रियों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो हम ये पाते हैं कि उसके नाम से प्रशासन चलता है, वो सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है। इसके अलावा किसी भी विधेयक पर वो हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो नियुक्ति किस आधार पर होती है, सदाचार के आधार पर होती है। धर्माधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उसके संबंध में भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का परामर्श जो है वो अनिवार्य होता है। तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखकर कह सकते हैं कि ब्रिटेन का शासक या सम्राट जो है वो राज्य करता है, शासन नहीं करता। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद ये मिलकर राजा की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो वह राज्य करता है, वो शासन नहीं करता। उसकी स्थिति आपको पता चल गई।
कि वो केवल एक स्वर्णिम अट्टालिका है या केवल वो क्या है, नाम मात्र का प्रधान है, संवैधानिक प्रमुख है, इस प्रकार की बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। अब सम्राट कोई गलती क्यों नहीं करता, आप बताइए कि क्यों नहीं गलती करता। व्यवहारिक सी बात है कि जब राजा अपने आप में खुद से कोई काम नहीं करता, वह मंत्रियों और प्रधानमंत्री के परामर्श से काम करता है, तो वो गलती कैसे कर सकता है। अगर कोई गलती भी होती है तो उसकी जिम्मेदारी या उसकी जवाबदेहिता किसकी होती है, मंत्रियों की होती है। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि यह राजा का विशेषाधिकार है कि उसे किसी न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सकता, उसे न्यायालय से भी ऊपर माना जाता है। जनता उसका इतना सम्मान करती है तो उसे न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित नहीं किया जा सकता। तो वो, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो गलती करता ही नहीं है, और अगर गलती होती भी है तो किसकी मानी जाती है गलती, मंत्रिमंडल या संबंधित मंत्री की मानी जाती है। और कोई यह कहकर कि राजा ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था, तो सम्राट के ऊपर उस गलती का भार नहीं डाल सकता। तो ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि सम्राट कभी कोई गलती करता ही नहीं है, मतलब वास्तव में वो कोई कार्य करता ही नहीं है, सारे कार्य वो परामर्श से करता है और उसके नाम से होते हैं। तो वो गलती कैसे करेगा, उसके गलती करने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। फिर सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। इस संबंध में सम्राट के पास में सबसे बड़ी चीज होती है उसका अनुभव। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1952 ईस्वी से लेकर आज तक सम्राट के पद पर बनी हुई है। तो आप खुद सोचिए कि उन्होंने कितने सारे प्रधानमंत्रियों को और मंत्रिमंडलों को आते जाते देखा होगा, कितने उतार चढ़ाव उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के देखे होंगे, और कितने तरह की विदेश नीतियों का उन्होंने अनुभव किया होगा, कितने प्रकार के समझौते और संधियां हुई होंगी, ब्रिटेन के उपनिवेशों के संबंध में क्या और किस तरह का निर्णय लिया गया, उसका अनुभव भी उसके पास में होता है। तो वो अपने अनुभव से तत्कालीन सरकार के मुखिया को या जो वास्तविक कार्यपालक है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको अपने अनुभव से वो क्या करा सकता है, शासन कार्य में वो मदद कर सकता है। तो वो चाहे परामर्श दे, चाहे वो चेतावनी दे या वो प्रोत्साहित करे, इनका बहुत हम क्या पाते हैं प्रभावपूर्ण होता है स्थान इन चीज़ों का। और वो क्या कर सकता है, किसी मंत्री को खुद से परामर्श दे सकता है या मंत्रिमंडल उससे परामर्श मांगे जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, और उस महत्वपूर्ण निर्णय को सम्राट के समक्ष क्रियान्वित करने से पहले रखा जाए, तो वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर अपना परामर्श दे सकता है। अगर उसको लगता है कि ये जो निर्णय लिया जा रहा है वो देश के हित के विरुद्ध है, तो वो मंत्रियों को चेतावनी दे सकता है कि इस कार्य को करने से राष्ट्र का सम्मान आहत हो सकता है, उसकी अखंडता आहत हो सकती है, या जनहित पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और सामान्यतः यह देखा भी गया है कि जब भी सम्राट ने चेतावनी दी किसी कार्य को न करने की, तो उस कार्य को वहीं पर छोड़ दिया गया, उस नीति को, उस योजना को, उस विधेयक को वहीं पर छोड़ दिया गया। लेकिन राजा या सम्राट के द्वारा दी गई चेतावनी या उसके द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना या ना करना किसकी जिम्मेदारी होती है, मतलब किसके ऊपर निर्भर करता है कि वो स्वीकारता है या नहीं स्वीकारता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के ऊपर। तो वो चेतावनी दे सकता है, परामर्श दे सकता है, और इसके अलावा वो प्रोत्साहित भी कर सकता है। जैसे उसे लगता है कि सरकार के कार्य अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं, मंत्री कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसे वो प्रोत्साहित करने के लिए उसे शाबाशी भी दे सकता है। तो वो क्या कर सकता है, शासन को प्रभावित कर सकता है। तो उसकी स्थिति जो है वो कैसी है, वो हमें धीरे धीरे या आपको धीरे धीरे समझ आता रहा होगा। अब राजा के जो विशेषाधिकार है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ विशेषाधिकार है जिनकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन का विशेषाधिकार है, लेकिन वो तभी है जब किसी सर्वमान्य व्यक्ति के चुनाव में बाधा हो, मतलब दल को स्पष्ट बहुमत तो मिल गया हो, लेकिन सर्वमान्य व्यक्ति कौन सा है उस दल का वो तय नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। या फिर स्पष्ट बहुमत ना मिले चुनाव के बाद में, तो वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। फिर इसके बाद लॉर्ड बनाने का उसको विशेषाधिकार है। यदि लॉर्ड सभा लोक सदन द्वारा पारित विधेयक का विरोध करती है, यदि लॉर्ड सभा लोक सदन द्वारा पारित विधेयक का विरोध करती है, तो प्रधानमंत्री राजा से नवीन लॉर्ड नियुक्त करने के लिए कह सकता है।
लाडसभा जब मना करेगी लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृत करने से, तो प्रधानमंत्री नवीन लाडों की नियुक्ति करने के लिए उसे कह सकता है। तो लाड बनाने का उसके पास विशेषाधिकार है और लोक सदन को विघटित करने का विशेषाधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग वो प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। और एक बार तो वो लोक सदन को विघटित कर सकता है, लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया कारण लोक सदन को भंग करने के संबंध में अनुचित है, तो वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और वो शासन को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। इसके बाद विधेयक पर वीटो करने का उसके पास में अधिकार है, लेकिन 1707 ईस्वी में आखिरी बार सम्राट ने अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उसके बाद राजा ने कभी भी अपने किसी भी विधेयक पर जो उसके पास में हस्ताक्षरित होने के लिए आया उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करने से मना नहीं किया। तो वहाँ ये परंपरा बन गई कि राजा के पास जब कोई विधेयक आएगा स्वीकृति के लिए, तो उसके ऊपर वो हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं करेगा। तो सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है, कैसे? परामर्श देकर, प्रोत्साहित करके और चेतावनी देकर। तो इसके सबसे आखिर में क्या है कि सम्राट स्वर्णिम शून्य है। स्वर्णिम शून्य होने का मतलब है कि केवल सोने के समान चमकता हुआ ब्रिटिश राज व्यवस्था में केवल प्रतिबिंब है। वास्तविकता यह है कि वह जैसा दिखाई देता है वैसा वो है नहीं, और जैसा है वैसा वो दिखाई नहीं देता। मतलब ऊपर से देखने पर तो वो क्या लगता है, सारी व्यवस्था का मुखिया लगता है, लेकिन वास्तव में मुखिया होने के बावजूद भी उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और लोक सेवाओं द्वारा किया जाता है, या संसद के द्वारा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो वो केवल स्वर्णिम शून्य है, या प्रतीक का चिन्ह है जिसका जनता क्या करती है, सम्मान करती है, उसका आदर करती है, उसको ईश्वर की तरह क्या करती है, उसकी पूजा करती है। अब आप ये देखिए कि हम वस्तु स्थिति यह है कि राज्य और राजा अपने व्यक्तित्व व अनुभव से शासन की नीतियों को प्रभावित करता है, जिसकी मैंने चर्चा की, और अपने अनुभव से मंत्रिमंडल को लाभान्वित करके शासन को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राजनीति के प्रति उदासीन है, लेकिन महारानी विक्टोरिया तो इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि वो मंत्रियों की नियुक्ति तक में हस्तक्षेप करने का प्रयास करती थी, चाहे उनकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, या उनकी चले या ना चले। जॉर्ज पंचम ने 1931 में अल्पमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने का साहस किया था। तो ये प्रधानमंत्री ये सम्राट की इच्छा के ऊपर था या उसके व्यक्तित्व के ऊपर था कि वो किस व्यक्ति को बनाता है प्रधानमंत्री जब अस्पष्ट स्थिति हो। तो उसका व्यक्तित्व और उसका अनुभव भी क्या करता है, शासन को प्रभावित करता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि शक्तिशाली पद पर अगर शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति बैठ जाता है, शक्तिशाली पद पर अगर कोई शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बैठ जाता है तो उस पद की शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाती है। या किसी ऐसे पद के ऊपर जहां पर कि वो केवल एक प्रतिबिंब है या एक वो प्रतीक चिन्ह है, उस पद के ऊपर जो केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक है या केवल सम्मान का प्रतीक है, उस पद के ऊपर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बैठ जाता है तो उस पद की प्रतिष्ठा और उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाती है, और वो अपने आप को उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता बनाने की कोशिश करता है। तो उससे हलचल पैदा होती है उस देश की राज व्यवस्था में। तो वस्तु स्थिति यह है कि राजा अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में यह सोचकर सो जाता है कि उसका प्रत्येक अच्छा परामर्श माना जाएगा और चेतावनी को अनदेखा नहीं किया जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिश सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है, इसका उल्लेख करने के लिए हमने 5 यहाँ पर आधार बताए कि सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं, सम्राट कोई गलती नहीं करता, सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है, राजा के विशेषाधिकार है और सम्राट स्वर्णिम शून्य है। इनके जरिए ब्रिटेन की राज व्यवस्था में सम्राट की क्या स्थिति है उसका हम यहाँ पर वर्णन कर रहे थे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ब्रिटेन के सम्राट की वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए, या फिर उसके साथ में ये भी आ सकता है कि ब्रिटेन के सम्राट की तुलना जापान के सम्राट के साथ में कीजिए। तो जब हम जापान का संविधान पढ़ेंगे तब उस समय हम उसको कंपेयर करके भी इसका अध्ययन करेंगे।